नमस्कार दोस्तों, न्यूज एंड कंप्लीट कर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में घटित विभिन्न घटनाओं को एक छोटे से वीडियो को से कम समय में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपसे आशा करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा प्रोत्साहन दीजिए। तो दोस्तों, देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम धामी होंगे चुनाव में भाजपा का चेहरा गौतम। उत्तराखंड में अगले 4 प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही है। उनका यह भी कहना है कि भाजपा ने 5 साल तक उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। जनता आगे भी भाजपा को यह अवसर देने को तैयार है। शुक्रवार को भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम खटीमा पहुंचे, जहाँ शहीद स्मारक पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के मंडल स्तरीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। इसके बाद पत्रकारों ने बातचीत में गौतम ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए तैयार है। भाजपा अपनी नीतियों, विकास कार्यों, आयुष्मान उज्ज्वला जैसी जन लाभकारी योजनाओं को बूते राज्य में फिर सरकार बनाएगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी के चेहरे के सवाल पर गौतम ने स्पष्ट किया कि खटीमा के विधायक और सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा के चेहरे होंगे। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ेगी। चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई अब 16 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मामले में आज की सुनवाई करने के बाद राज्य सरकार के आग्रह को मंजूरी नहीं दी। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई। सुनवाई में सरकार की ओर से यह तर्क दिया गया। कोर्ट ने 26 जनवरी 2021 को कोविड की वजह से चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। इसके खिलाफ सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई। अब राज्य में केस बहुत कम हो गए और सरकार कोविड के नियमों, कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा शुरू करना चाहती है। इस मामले कोर्ट ने पूर्व में कहा था कि 26 जून 2021 के आदेश के खिलाफ सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की है। जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है तो हाईकोर्ट जैसे अपना आदेश को वापस ले सकता है। इस पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP वापस लेने की जानकारी दी। यह दायर याचिका सच्चिदानंद डबराल ने दायर की थी। कैबिनेट में होगा स्कूल खोलने का फैसला। उत्तराखंड में प्राइमरी स्कूल खोलने 15 सितंबर को कैबिनेट बैठक में निर्णय हो सकता है। विभाग इस बार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रहे शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार के विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से स्पष्ट गाइडलाइन होने के बाद ही कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल खोले जाएंगे। पर आगामी 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में स्कूलों पर चर्चा की जाएगी। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने जल्द शिक्षा सचिव को बेसिक शिक्षा भर्ती को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बहुत में 3, बागेश्वर नैनीताल में 2, जबकि देहरादून और उत्तरकाशी में 1 केस सामने है। अब एक्टिव केसों की संख्या 319 हो गई है। सैनिक कल्याण निदेशक KP चंद ने दिया इस्तीफा। ब्रिगेडियर रिटायर KP चंद ने सैनिक कल्याण पुनर्वास निदेशक पद से शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका कार्यकाल दिसंबर 2022 तक था। फिलहाल निदेशक पद का चार्ज अपर सचिव सैनिक कल्याण योगेंद्र यादव संभाल रहे हैं। ब्रिगेडियर चंद ने 22 मई 2016 में निदेशक पद पर ज्वाइन किया था। मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी ब्रिगेडियर चंद की छवि जुझारू अधिकारी की रही। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की वीर नारियों की पेंशन 4 से 10,000 रुपये करने, पूर्व सैनिक के आश्रितों को NDA, CDS आदि की तैयारी के लिए प्रोत्साहन देने आदि जैसे अहम फैसले उनके कार्यकाल में ही हुए। KP चंद ने इस्तीफा देने की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने चार्ज भी छोड़ दिया है। उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों के इस्तीफे की वजह बताया। निदेशक के रूप में कार्यकाल का करीब 1 साल बाकी होने के बावजूद चंद का इस्तीफा देना सैनिक कल्याण निदेशालय में चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनावी साल में भाजपा ने कांग्रेस में बड़ी सेंधमारी शुरू कर दी है। कांग्रेस के एक विधायक शनिवार को दिल्ली में भाजपा दामन थाम सकते हैं। धनौल्टी के निर्दलीय विधायक प्रीतम पवार के बाद भाजपा में शामिल होने वाले दूसरे विधायक हो सकते हैं। भाजपा के दिल्ली सूत्रों के अनुसार विधायक की पार्टी हाईकमान के नेताओं से चुपचाप मुलाकात हो चुकी है। उन्होंने फिलहाल दिल्ली में ही मौजूद रहने को कहा गया। माना जा रहा है कि हाईकमान से मंजूरी मिलते ही उन्हें पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। विपक्षी विधायकों नेताओं को अपने साथ लाकर भाजपा राज्य में जनता की रीति नीति को लेकर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। सूत्रों ने बताया कि भाजपा की ओर रुख करने वाले कांग्रेस के ये विधायक गढ़वाल मंडल से हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस विधानसभा सीट से यह विधायक है वो भाजपा की स्थिति ठीक ठाक बताई जाती है। साथ ही कांग्रेस के कुछ अन्य विधायकों से भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का संपर्क बताया जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के 11 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें से 9 विधायकों ने तब तत्कालीन CM हरीश रावत के खिलाफ खुलेआम बिगुल फूका था।
कोटद्वार खटीमा ईएसआई अस्पताल बनेगा। केंद्रीय श्रम रोजगार एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कोटद्वार और खटीमा में ईएसआई अस्पताल खोलने की घोषणा की है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को देहरादून और काशीपुर में प्रस्तावित ईएसआई अस्पताल के लिए शीघ्र जमीन उपलब्ध कराने को कहा गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर केंद्रीय जमीन उपलब्ध करा देती है तो इसी साल ईएसआई अस्पताल निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। यह बात केंद्रीय मंत्री ने शुक्रवार को हरिद्वार सिडकुल में 298 करोड़ से बनने वाले 300 बेड के ईएसआई अस्पताल की आधारशिला समारोह में कही। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि शुक्रवार सुबह ऋषिकेश में श्रम अधिकारियों की बैठक में एक बड़ा फैसला किया गया कि फैसले के मुताबिक ईएसआई अस्पताल में विशेषज्ञ न मिलने पर अब रोगी अपना उपचार निजी अस्पताल से जाकर संबंधित विशेषज्ञ से करा सकेंगे। इसके लिए रोगी को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा कि सिडकुल में बनने वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण को लेकर 3 सितंबर को टेंडर नोटिस निकाले गए थे। 24 सितंबर तक टेंडर का काम पूरा किया जाना है। 15 नवंबर को टेंडर ओपन होंगे और 30 नवंबर पर अस्पताल निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया जाना तय है। केंद्रीय मंत्री विवेकानंद ने कहा कि सरकार 30 नवंबर तक देहरादून में काशीपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए जमीन उपलब्ध करा दे तो एक साथ दोनों अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार युवाओं के कैरियर और गाइडेंस को लेकर रोजगार मेला आयोजित करे और इसके लिए उनका मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। कृषि के लिए उत्तराखंड को 6,100 नए क्लस्टर मिले। उन्हें राज्य में क्लस्टर आधारित कृषि के लिए विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में 6,161 नए क्षेत्र चिन्हित किए और विकसित करने में सहमति दे दी। राज्य में 3,900 क्लस्टर पर काम हो रहा है। प्रदेश के कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर का होगा और ये वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान विकसित किए जाएंगे। इससे प्रदेश के 1.22 लाख हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाते हुए वहाँ पर स्थानीय खेती फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। ये एक नए क्लस्टर परंपरा कृषि विकास योजना व नमामि गंगे अभियान के स्वच्छता कार्यक्रम योजना के तहत मंजूर किए गए हैं। साइफर अपराधी को खोजने के लिए गूगल मदद करेगा। इसने LERS नाम से पोर्टल बनाया जिसके जरिए पुलिस हर तरह की जानकारी आसानी से हासिल कर सकती है। इसके संबंध में शुक्रवार को SSP अजय सिंह ने गूगल के अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने राज्य का नोडल बनाया गया है। पिछले दिनों STF ने गूगल को नोटिस जारी किया था कि SSP अजय सिंह ने बताया कि अब समस्या नहीं आएंगी। गूगल ने लॉ इन्फोर्समेंट रिक्वेस्ट यानी LERS नाम से पोर्टल विकसित किया है। इसके माध्यम से ठग की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। गूगल के अफसरों को सभी साइबर सेल और CEO के नंबर, ईमेल एड्रेस नोट करा दिए जाएंगे जिससे ज़्यादातर लोग गूगल पर नंबर खोजने के चक्कर में ही ठगे जाते हैं। अब इन पर कार्रवाई करना आसान होगा। संरक्षण में पीपल की अहम भूमिका, त्रिवेंद्र रावत। पर्यावरण संरक्षण में पीपल बरगद पेड़ों की अहम भूमिका है। यह बात गौरव की बात है कि वैज्ञानिकों ने साबित किया है। यूसेक वैज्ञानिक इन देव वृक्षों को जियोटैग कर रहे हैं। यह बात शुक्रवार को पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दून स्थित भारतीय दूर संवेदन संस्थान IIRS में पौधरोपण कार्यक्रम में कही। पूर्व CM को भारतीय दूर संवेदन संस्थान द्वारा सैटेलाइट इमेज के माध्यम से किए जा रहे कार्य और समाज हित में एकत्रित किए जा रहे डाटा की जानकारी साझा की। वैज्ञानिकों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से कई विषय सामने रखे। इस दौरान IIRS के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने चमोली के रैणी में आई आपदा वनों में आग की घटनाओं से जुड़े अध्ययन और कई अहम बिंदुओं पर प्रकाश डाला। वो बोले, कोरोना काल में 1 लाख छात्रों ने इसरो के कोर्स करने और वेबिनार आदि में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। CM रावत ने कहा कि पूर्व इस साल उन्होंने 1 लाख पीपल बरगद आदि प्रजातियों के रोपण का लक्ष्य रखा है। राज्य में करीब 65,000 से ज़्यादा पौधे रोपित किए जा चुके हैं। पूर्व CM को बताया गया कि IIRS निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने चंद्रमा में सबसे पहले पानी कणों का पता लगाने में कामयाबी पाई थी। यूसेक के निदेशक MPS बिस्ट वाडिया के सेवानिवृत्त वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DP डोवाल भी थे। 6 बेरोजगार ने 5 साल बाद जीती इंसाफ की जंग। अपने हक की खातिर 5 साल सरकार शिक्षा विभाग से लड़ाई लड़े 6 दिव्यांग बेरोजगारों का संघर्ष में रंग लाया। अब जाकर शिक्षा विभाग को सहायक अध्यापक के दिव्यांग कोटे का बैकलॉग बनने की मजबूर होना पड़ा। बेसिक शिक्षा निदेशालय RK उनियाल ने सभी DEO-BC को अभियान चलाकर दिव्यांग कोटा भरने के आदेश दे दिए। राज्य में इस वक्त दिव्यांग कोटे के शिक्षकों की करीब 200 पद खाली। इस 5 साल की लड़ाई में बेरोजगार के संघर्ष से आगे विभाग को एक के बाद एक हाई स्कूल की सिंगल बैच, डबल बैच और सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। अब चलेगा भर्ती का अभियान। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद 8 सितंबर को बेसिक शिक्षा निदेशक RK उनियाल ने इस मामले की पुनः समीक्षा की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के 8 दिसंबर 2016 के आदेश के अनुसार भर्ती
प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सभी डीओ विशेष भर्ती अभियान चलाते हुए रिक्त पदों में भर्तियां करेंगे। सचिवालय संघ ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। 1 महीने के भीतर मांगों का निस्तारण न होने पर नाराजगी जताई। 10 दिन के भीतर मांगों का निस्तारण न होने पर बेमियादी आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ की बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया गया, इसलिए चरणबद्ध आंदोलन शुरू होगा और आम सभा में इसकी घोषणा होगी। तय किया गया कि यदि गोल्डन कार्ड से जुड़ी खामियां 15 सितंबर की कैबिनेट बैठक में दुरुस्त न की गई तो आंदोलन तय है। स्वास्थ्य विभाग मंत्री के खिलाफ बात-खिलाफी को लेकर 16 सितंबर को सचिवालय परिसर में गोल्डन कार्ड के जियो की होली जलाई जाएगी। इस बैठक में 20 सितंबर से चलाई जाने वाली आंदोलन की रूपरेखा तय करने को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव अधिकृत किए गए हैं। इस मौके पर अध्यक्ष दीपक जोशी, उपाध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव विमल जोशी आदि उपस्थित थे। हाईकोर्ट ने राज्य के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक अधिकार अधिनियम RTE के तहत अध्ययनरत गरीब बच्चों की फीस बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 2 माह के भीतर इस पर निर्णय ले। न्यायमूर्ति सरित कुमार शर्मा के एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी एजुकेशन सोसाइटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इसमें कहा कि पिछले कई वर्षों से वे बच्चों की शिक्षाएं दे रहे हैं। सरकार तो बीते 10 वर्षों से अब तक फीस को रिवाइज नहीं किया गया। याचिका में कहा कि जब इस मामले में सरकार से पूछा गया तो शिक्षा महकमे से जवाब मिला कि 25 जनवरी 2021 को इस संबंध में बैठक की गई थी। इसके बाद वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसके द्वारा इसमें निर्णय लिया जाना है। याचिका में कोर्ट से प्रति बच्चा व्यय बढ़ाने की मांग की गई है। दर्ज कराना होगा। इसके बाद उसे एक OTP मिलेगा जिसे दर्ज करना होगा। बदले में कोविन व्यक्ति का टीकाकरण की स्थिति पर सत्यापन करने वाले संस्था को एक उत्तर भेजेगा, जिसमें 3 उत्तरों को हो सकते हैं। एक टीका अभी नहीं लगा है, दूसरा आंशिक रूप से लगा है या दोनों टीके लग चुके हैं। इन तीनों में से एक उत्तर जानने का इच्छुक संस्था को भेजा जाएगा। कौन संस्थान सिर्फ यह जानना चाहेंगे कि किस व्यक्ति ने टीका लिया या नहीं, इसके लिए आसानी होगी। कोई भी कंपनी दफ्तर अपने कर्मचारियों के बारे में जानकारी ले सकेंगे। रेलवे एयरलाइन अपने यात्रियों के बारे में जान सकेंगी कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया या नहीं। दोस्तों, ये थी अब तक की मुख्य समाचार थे देश। इस अब तक की न्यूज देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इस तरह के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि हमें ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे ज़्यादा बेटर न्यूज और वीडियो आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।